17 अक्टूबर 2020 के द हिंदू एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज नवरात्रि की शुरुआत है। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। मेरी यही प्रार्थना है कि माँ भगवती, माँ अम्बे हम सब के ऊपर अपने आशीर्वाद की वर्षा करें। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी IQ की टीम ने मिलकर जो स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है, ये स्मार्ट कोर्स और दूसरे जो स्मार्ट कोर्सेज हैं, ये सारे स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर फ़िलहाल नवरात्रि सेल चल रहा है। आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर। 26 अक्टूबर 2020 तक ये वैलिड है। नवरात्रि 5 ये यूज़ करें कोड एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस सेल। इसके साथ आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मॉडर्न डेटा प्राइवेसी लॉ। क्यों भारत को एक मॉडर्न अप टू डेट डेटा प्राइवेसी लॉ की आवश्यकता है। दूसरा जो टॉपिक है ये है चाइनाज राइज एंड फॉल एट द UN। कैसे चाइना, कहाँ पर था चाइना व्हेन इट कम्स टू UN और आज कहाँ तक पहुँच गया है, भारत को क्या करना चाहिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद मॉडर्न डेटा प्राइवेसी लॉ। डियर फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि भारत ने चाइना के 100 से भी ज़्यादा चाइनीज़ ऐप्स जो हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस, उनको बैन कर दिया है। अब प्रश्न ये है कि हमारे देश में ये डेटा प्रोटेक्शन के साथ जुड़े हुए अगर लॉज को देखें तो क्या हमारे देश में कोई ऐसा रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन को लेकर कोई लॉ है, कोई कानून है? यू विल बी शॉक्ड टू नो दिस। हमारे देश में ऐसा कोई ख़ास ठोस कानून नहीं है। ये जो एप्लीकेशन के बैन्स हैं, ये सारी चीज़ें पता है कैसे की जाती है? एक तो फ्रेमवर्क है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो एक बहुत ही फेमस प्राइवेसी वाला डिसीजन जो दिया, प्राइवेसी के ऊपर जो डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस KS पुत्तस्वामी, यूड बी नोइंग दिस, आपको पता ही होगा। जस्टिस KS पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक सुप्रीम कोर्ट का केस है। आई थिंक 2 साल पुराना ये केस है, 2 या 3 साल, 2017 का ये केस है आई थिंक। लेकिन इसको कहते हैं प्राइवेसी के साथ जुड़ा हुआ केस। के प्राइवेसी जो है, इस केस में जो फाइनल जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का वो ये था कि प्राइवेसी जो है ये हमारा एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है प्राइवेसी। एक ये चीज़ है जिसके आधार पर ये बैन्स लगाए जाते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो कुछ प्रोविजंस हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसको हम IT एक्ट भी कह सकते हैं। IT एक्ट 2000 के कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए सरकार ने ये ऐप्स जो हैं उनको बैन किया है। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? द आंसर इज़ नो। क्या हमारा डिसीजन जो है ये प्रोएक्टिव है? द आंसर इज़ नो। जब बॉर्डर के ऊपर स्टैंड ऑफ की शुरुआत हुई, उसके बाद चाइना के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए भारत ने ये स्टेप लिया। अब ये स्टेप लिया, दैट्स फाइन, लेकिन इससे पहले क्या हम सो रहे थे? डेटा को आज के ज़माने का नया ऑयल भी कहा जाता है। हमारा डेटा इस्तेमाल करके, हमारा ही एनालिसिस करके, हमारी क्या पसंद है नापसंद है, उस प्रकार से हमें एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है, उस प्रकार से प्रोडक्ट्स की डिज़ाइन की जाती हैं, सर्विसेज की डिज़ाइन की जाती है और ये सारी चीज़ें हमें ईजिली बेची जा सकती हैं। तो अगर हमें डेटा प्रोटेक्ट करना है या फिर एक डेटा प्रोटेक्शन का माहौल क्रिएट करना है, अगर हमारे लोगों का डेटा जो चोरी हो रहा है, आई वुड नॉट से चोरी, क्योंकि रियलिटी में ये चोरी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में कोई ऐसा ख़ास कानून नहीं है। इसकी वजह से दुनिया की अलग अलग कंपनीज जो हैं वो ईजिली हमारे देश से, हमारे देश के लोगों का डेटा जो है वो कलेक्ट कर लेती हैं, इनका इस्तेमाल भी करती हैं। तो आई वोंट से कि ये चोरी हो रही है, कहीं ना कहीं लापरवाही है हमारी, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ओके, ये एक बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़, क्या पता है कि
जो हम मोबाइल्स खरीदते हैं, फ़ोन जब हम खरीदते हैं तो उसमें कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस होते हैं। अब ये जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं, इसमें एक कस्टम परमिशन होती है। कस्टम परमिशन में ये होता है कि हमने तो कोई परमिशन दी नहीं, वो एप्लीकेशंस तो ऑलरेडी वहाँ पर थे। अब ये एप्लीकेशन जो है वो हमारा डेटा यूज़ करते हैं, कलेक्ट करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो इसको लेकर भी कोई किसी भी प्रकार की चीज़ें हमारे देश में नहीं हैं। और चाइनीज़ कंपनी से सिर्फ ऐसा नहीं है कि मोबाइल एप्लीकेशंस ही बनाती है, बहुत सारी फाइनेंशियल टेक या फिर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक कंपनीज जिनको कहते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, फिर जो टेलीकम्युनिकेशन के इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज हैं, दूसरे सेक्टर्स में भी चाइना का इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है। हम उनके साथ बिजनेस करना तो बंद नहीं कर सकते, दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, और इससे हमारा ही ज़्यादा नुकसान होगा। एज वी नो कि 70% जितना एपीआई जो हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये हम चाइना से मंगवाते हैं। तो आप ऑल ऑफ द सडन ये कह देंगे कि चाइना के साथ बिजनेस करना बंद कर दो, तो हमारे देश का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो ऑल ऑफ द सडन बंद हो जाएगा। तो वी कैनॉट स्टॉप दैट। हाँ, लेकिन एक चीज़ हम कर सकते हैं, ये सारे सेक्टर में जितने जितने सेक्टर में चाइना का इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पर हम स्क्रूटिनी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एक सिक्योरिटी की स्क्रूटिनी हो, देखा जाए, एनालिसिस किया जाए, ऑडिट किया जाए कि प्राइवेसी मेजर्स क्या क्या हैं और कितना डेटा, किस प्रकार का डेटा चाइना की कंपनीज जो हैं वो हमारे देश के लोगों का, हमारी कंपनीज का डेटा जो है वो कलेक्ट कर रही हैं। एक और प्रश्न आता है दिमाग में कि यूएसए ने कैसे चाइना के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मोबाइल एप्लीकेशन टिकटॉक फॉर एग्जांपल। टिकटॉक के अलावा भी बहुत सारे ऐप्स के ऊपर यूएसए ने एक ब्रेक लगा दी है, और यहाँ तक प्रेशर क्रिएट हुआ कि टिकटॉक जो है वो अपना ऑपरेशन, अपना जो बिज़नेस है, यूएसए का जो बिज़नेस है, ये सारा बिज़नेस यूएसए की कंपनी को बेचने के लिए तैयार हो गया। तो ऐसा क्या किया यूएसए ने, या फिर ऐसा क्या है यूएसए में? द थिंग इज़, यूएसए के पास एक बहुत ही क्लियर एस्टैब्लिश्ड लीगल फ्रेमवर्क है डेटा प्रोटेक्शन को लेकर। हमारे देश में ऐसा कोई भी खास डेडिकेटेड फ्रेमवर्क नहीं है। Indian officials have used Section 69A of the Information Act to ban Chinese applications. चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने के लिए भारत के ऑफिशियल्स ने आईटी एक्ट में जो सेक्शन 69A है, इसका इस्तेमाल किया। अब ये जो सेक्शन है, ये किस चीज़ के साथ डील करता है? दिस सेक्शन essentially grants the power to block public access to any information available online. कोई एक इंफॉर्मेशन जो ऑनलाइन अवेलेबल है, तो लोगों का एक्सेस उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के साथ ना हो, या फिर इस लॉ के माध्यम से, इस सेक्शन के माध्यम से जो ब्रिज है लोग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इसके बीच में जो ब्रिज है उसको तोड़ने का काम ये सेक्शन 69A कर सकता है। लेकिन क्या ये परमानेंट है? अब अगर हम ये कहते हैं, सेक्शन 69A का इस्तेमाल करते हुए अगर हम ये कहें कि भारत की जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता जो है भारत की, इसको लेकर ये चाइनीज़ ऐप्स एक बहुत बड़ा खतरा है, तो क्या हम इसको प्रूव कर पाएंगे? टेक्निकली स्पीकिंग आई डोंट थिंक सो कि हम इसको प्रूव कर पाएंगे। हाँ, चाइना के साथ एक स्टैंड ऑफ टाइप सिचुएशन है, लेकिन अगर हम ये कहें कि टिकटॉक और दूसरे ऐप्स की वजह से हमारे देश की जो संप्रभुता है उसके ऊपर एक खतरा है, तो मुझे नहीं समझ में आता कि हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। देशभक्ति की बात अलग है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टेक्निकल चीज़ों के बारे में, और ये भी एक देशभक्ति की ही तो बात है कि हम हमारे देश में एक ऐसा कानून बनाएं कि हमारे लोगों का डेटा जो है, देखिए हम दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करने वाले देश में से एक हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करने वाले लोग भी हमारे देश में हैं, राइट। और आने वाले टाइम में ज़्यादा से हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है? 1.3 बिलियन। तो जहाँ तक मुझे पता है 500 मिलियन जितने लोग जो हैं वो इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं हमारे देश में। दुनिया के सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप यूज़ करने वाले लोग भारत के हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा फेसबुक यूज़ करने वाले लोग भारत के हैं। स्मार्टफोन यूज़ करने वाले लोग भी शायद भारत के होंगे, इफ़ नॉट चाइना, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन टॉप 5 में तो होंगे ही हम।
तो ये सारी चीज़ों का पोटेंशियल मीन्स हम तो यहाँ पर एक व्हाट वी से प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं कंपनीज के ऊपर, देश के ऊपर, किसी भी देश, चाहे यूएसए की एप्पल हो, गूगल हो, उनको कह सकते हैं कि सर्वर यहाँ पर सेट कीजिए वरना हम खुद की सिस्टम डेवलप कर लेंगे। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा यूज़र बेस जो है वो हमारे देश के पास है। हम जैसा चाहे, अगर जस्ट इमेजिन कि अगर यूएसए मीन्स भारत की कोई कंपनी है और सबसे बड़ा यूज़र बेस उसका यूएसए में है, तो वो जो कहते वो हमें करना पड़ता। ट्रस्ट मी, वो ऐसा कहते हैं कि ये चीज़ें फ्री होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और इनफैक्ट वो यहाँ तक भी जा सकते हैं कि अगर आप हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि ये सामान आप हमसे खरीदें। हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल्स जो हैं उसके ऊपर किसी भी प्रकार की ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, ज़ीरो ड्यूटी। इनफैक्ट सब्सिडी भी देने के ऊपर सरकार को मजबूर करने की कोशिश कर सकते हैं। इतने आई एम जस्ट गिविंग यू मीन्स एक बिग बाउंड्री, एक बिग पिक्चर के इतना हमें पुश करते यूएसए या फिर कोई ऐसे डेवलप, खास करके यूएसए, अगर उतना बड़ा यूज़र बेस भारत की किसी कंपनी का यूएसए में होता तो हमें तो इस पोजीशन का फ़ायदा उठाना चाहिए और प्रेशर क्रिएट करना चाहिए इन सारे देशों के ऊपर कि डेटा और ये सारी चीज़ें, सर्वर और ये आपको यहाँ पर स्टोर करना पड़ेगा। यू हैव टू शो अस, एक्सेस होना चाहिए। मैं कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा था, दे वर्क विद गुजरात पुलिस, तो मुझे कहते थे कि व्हाट्सएप से इंफॉर्मेशन निकालना जो है वो नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है, कि पुलिस वालों को भी वो एक्सेस नहीं देते, मीन्स इतना इजीली नहीं देते या फिर मना ही कर देते हैं। कैन यू बिलीव इट? कोई क्राइम हुआ है हमारे देश में, किसी व्यक्ति का मर्डर हुआ, किसी के साथ कोई क्राइम हुआ, कोई विक्टिम है, उनको इंसाफ दिलाने के लिए जो डेटा चाहिए वो आपके पास है, लेकिन वो देने से भी आप मना कर देते हैं। यही चीज़ अगर ऐसा होता कि आपके किसी फ्रेंड ने कोई क्राइम किया, आपने देखा, आप वहाँ पर थे और पुलिस ने आपको पूछा और आपने सही जवाब नहीं दिया, आपने अपने फ्रेंड को बचाने की कोशिश की, तो फिर आपके ऊपर कार्यवाही होगी कि आपने ये जो क्राइम है उसमें जो पूरी प्रोसेस थी तो उसमें कोऑपरेट नहीं किया, या फिर थिंग्स लाइक दैट। वो आईपीसी की कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, वो मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत मुझे जनरल अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज है उसके बारे में। तो व्हाट्सएप के ऊपर भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। The current situation only underscores the need to set up a broader regulatory framework to protect our tech sovereignty. एक ही चीज़ की आवश्यकता है, ब्रॉडर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एक एस्टैब्लिश्ड लीगल फ्रेमवर्क जो यूएसए के पास है, ऐसा ही कुछ हमारे पास भी होना चाहिए। आज कोई भी रूल्स नहीं है, कोई भी रेगुलेशंस नहीं है। ये सारी कंपनीज जो हैं वो अनलिमिटेड डेटा, चाहे वो पर्सनल डेटा हो, कैसे स्टोर किया जाएगा, कैसे कलेक्ट किया जाएगा, ऐसे कोई भी बैरियर्स है ही नहीं। जंगल राज हैं आप कह सकते हैं टेक्निकल वर्ल्ड में। ये जो टेक या फिर डेटा का जो वर्ल्ड है, तो इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा डेटा के साथ जुड़ा हुआ, प्रोटेक्शन के साथ जुड़ा हुआ ऐसा कोई ख़ास ठोस लॉ नहीं है। अगर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी कंपनी के पास है तो क्योंकि लॉ नहीं है तो आप किसी को कंप्लेन भी करने के लिए नहीं जा सकते। अगर इसका मिसयूज़ भी हो रहा है तो तो हम सोच में कितने पीछे हैं आप सोचिए। एक ऐसी चीज़ दैट इज़ डेटा, राइट? डेटा को आज के ज़माने का ऑयल कहा जाता है। इतना इम्पोर्टेंट कोई प्रोडक्ट है, इतना इम्पोर्टेंट कोई रिसोर्स है, इस रिसोर्स को लेकर हमारे देश में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। और दूसरी तरफ हम ये कहते रहते हैं कि आईटी की दुनिया में भारत जो है ये एक लाइट हाउस है, या फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं। दुनिया के बेस्ट जो लोग हैं आईटी के, उनमें से भारत के लोग भी हैं। बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज है उसमें भारत के लोग अच्छी पोजीशंस के ऊपर हैं, लेकिन वो तो फॉरेन में है ना। हमारे देश में हमने क्या ये मीन्स हमारा टैलेंट जो है, क्या हमने इनका सदुपयोग किया? क्या हम उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं? नो। The modern data security law will not only provide an enabling environment to businesses, but also a great comfort to citizens who may be vulnerable to data breaches even while using their phone. So we need a modern data security law. इससे business environment भी improve होगा, as a citizens हमें भी एक प्रोटेक्शन मिलेगा
कि हमारा डेटा जो है वो ब्रीच ना किया जाए, एक जो घबराहट है वो भी चली जाएगी और इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। ज़्यादा लोग जो हैं वो मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे ट्रांजैक्शंस के लिए, तो वाइट ट्रांजैक्शंस होंगे, ब्लैक मनी जो है वो धीरे धीरे कम हो गया। आई एम नॉट सेइंग कि कम्प्लीटली बंद हो जाएगी, लेकिन फॉर्मलाइजेशन होगा और हम कैश लेस या फिर लेस कैश की तरफ, लेस कैश या फिर कैश लेस इकोनॉमी की तरफ धीरे धीरे या फिर स्पीडीली, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आगे बढ़ सकते हैं इसकी वजह से। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, चाइनाज राइज एंड फॉल एट द यूएन। ये सितंबर का जो महीना होता है, सितंबर एवरी ईयर, तो यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है उसकी मीटिंग होती है। दुनिया के सभी देश जो मेंबर देश हैं उनके लीडर्स या फिर फॉरेन मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिपेंड्स, राइट, कोई ना कोई जो है वो देश को रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचता है, क्योंकि वहाँ पर यूएनजीए की बिल्डिंग है और वहाँ पर असेंबली चलती हैं, दुनिया के साथ जुड़े हुए प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन जो हैं वो होती है। हर एक देश अपने अपने स्टेटमेंट्स देता है एंड ऑल गोज ऑन एंड ऑन एवरी ईयर। इस साल ऐसा नहीं हो पाया। इस साल मैसेजेस आए, यानी कि वीडियो मैसेजेस रिलीज़ किए गए अलग अलग देशों के द्वारा बिकॉज ऑफ कोविड-19 ऑफ कोर्स। तो ये जो यूएन सेशन है ये भारत के लिए एक ऑस्पिशियस स्टार्ट रही, क्योंकि भारत ने चाइना को हरा दिया यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन, CSW की एक सीट थी। तो इलेक्शन में फाइट दी चाइना को भारत ने और भारत इसमें जीत गया। कुछ लगभग 10 सालों में ये एक बहुत बड़ी जीत है भारत की चाइना के सामने। और चाइना हार गया। सेमोआ नाम का एक छोटा सा देश है, तो यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन की जो पोजीशन थी इसमें भी इलेक्शन हुआ और सेमोआ नाम का एक छोटा सा देश जो है वो चाइना को हराकर आगे बढ़ गया। उसके कुछ ही दिन पहले की बात है, यूएन हाई राइट्स काउंसिल जो हैं, तो इसमें 5 सीटें थी, तो उसमें से 4th पोजीशन पर आया चाइना। मीन्स आप कह सकते हैं बाल बाल बच गया चाइना इस इलेक्शन में। मीन्स बहुत ही मुश्किल से फाइनली वो सिलेक्ट हुआ और एक सिंगापुरियन कैंडिडेट जो थे वो जीत गए एट DG वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें भी चाइना जो है वो हार गया। तो चाइना जो है मीन्स जब से चाइना की एक तरक्की हुई है, इन 2011 इंडिया डिफीटेड चाइना इन ए 1-on-1 इलेक्शन एट द यूएन फॉर ए प्लेस ऑन द जॉइंट इंस्पेक्शन यूनिट। जब चाइना की ऐसी ये कुछ रीसेंट चाइना की हार है और कुछ जो है वो पुरानी हार है। एनीवे, चाइना को जब एहसास हुआ कि यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारी ऐसी पोजीशंस के ऊपर छोटे छोटे देशों के सामने चाइना हारने लगा है, फिर जाकर चाइना जो है वो उसने अपने P5 मेंबरशिप, परमानेंट मेंबरशिप एट UNSC का फ़ायदा उठाया। और चाइना के पास पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं, डीप पॉकेट जिसको कहते हैं। तो चाइना ने ज़्यादा से ज़्यादा एड देने की, यानी कि पैसे देने की, मदद करने की शुरुआत कर दी। ये आज से 1 दशक पहले की बात है कि चाइना ने कंसिस्टेंटली बहुत पैसे दिए और हर जगह पर धीरे धीरे अपने डिप्लोमेट्स जो हैं उनको बिठा दिया। चाहे ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो, यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन हो या फिर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह पर चाइना का स्टाफ जो है वो पहुंच गया और उनकी एक जो पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर ली। लेकिन कुछ हार भी फ़िलहाल चाइना की हुई है। अब यूएन और चाइना के रिश्ते की बात करें तो इतिहास के कुछ पन्नों को हमें पलटना पड़ेगा। इट ऑल स्टार्टेड विथ World War I। भारत के बारे में कुछ दिनों पहले तो नहीं, कुछ हफ्तों पहले जब हमने बात की थी कि क्यों भारत को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए, मैंने आपको 4 पॉइंट्स भी दिए थे, याद होंगे आपको। उसके बाद प्रश्न भी पूछा था कि ये 4 चीज़ें ऐसी है, 4 पिलर्स हैं जिसके आधार पर भारत जो है वो अपनी दावेदारी जो है वो पेश कर रहा है या फिर दावेदारी क्लेम कर रहा है।
So India was one of the largest contributors of soldiers in the world war against Germany and Turkey, and it became a founding member of the League of Nations even though it was a colony. हमारी आज़ादी से पहले हम लीग ऑफ नेशन के फाउंडिंग मेंबर बन गए थे, क्योंकि जर्मनी और टर्की के खिलाफ जो युद्ध चल रहा था उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सोल्जर्स का अगर किसी देश ने दिया है तो दैट इज़ आवर कंट्री इंडिया. At the end of World War II, India participated in all the three UN conferences, becoming a charter member of the UN even before independence. विश्व युद्ध 2 के अंत में हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले हम चार्टर मेंबर बन गए. पाकिस्तान जो है वो 1947 में एप्लीकेशन से फिर मेंबर बना. लेकिन चाइना के बारे में बात करें कि चाइना ऐसी पोजीशन पर कैसे पहुंच गया. द थिंग इज़ कि वर्ल्ड वॉर 1 की जो बात है, वर्ल्ड वॉर 1 में ये हुआ कि जर्मनी के खिलाफ, जर्मनी ने बहुत सारा चाइना का एरिया जो है वो कॉन्कर कर लिया था, अपने कब्जे में था. जर्मन ने कुछ चाइना के एरियाज़ को अपनी कॉलोनी बना लिया था. तो जर्मनी को यहाँ से हटाने के लिए चाइना जो है वो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस का मित्र बन गया, उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गया. दूसरी तरफ जापान जो है वो भी इस एरिया, ये एरिया जो है वो किसके कंट्रोल में था, जर्मनी के कंट्रोल में था. अब जापान भी चाहता था कि ये चाइना का जो एरिया है वो उनके कंट्रोल में आए, और जापान ने यूके और फ्रांस के साथ मित्रता कर ली. उस टाइम पर जापान जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देश था, तो जापान ने यूएसए और फ्रांस के साथ, यूके और फ्रांस के साथ अपनी दोस्ती कर ली और जर्मनी के खिलाफ वो लड़ने लगा, या फिर इनकी टीम में आ गया, राइट, इन शॉर्ट. और फिर चाइना के ट्रूप्स या फिर चाइना के सोल्जर्स का इस्तेमाल करने से बिल्कुल मना कर दिया. जापान ने बता दिया नहीं, चाइनीज़ सोल्जर्स हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, वो इस चीज़ में पार्ट नहीं लेंगे, क्योंकि अगर उनके सोल्जर्स जो हैं उनको एक्सपीरियंस हो गया ये सारी चीज़ें, तो फ्यूचर में जापान और चाइना के बीच में युद्ध हो सकता है, और जापान नहीं चाहता था कि ये सारी चीज़ें हों. तो फिर चाइना ने अपने सैनिकों को तो नहीं भेजा, लेकिन अपने मज़दूरों को भेजा, और वॉर के लिए जो भी दूसरी सारी चीज़ें हैं तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया चाइना ने, नो डाउट, राइट. ये जर्मनी के ख़िलाफ़ की बात है. फिर जब वर्साई में पीस कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ पर भी जापान ने विरोध किया, वेस्टर्न वर्ल्ड को बताया कि नहीं, चाइना नहीं, और फिर चाइना ने फाइनली ये जो वर्साई पीस ट्रीटी हैं उसके ऊपर दस्तखत करने से मना कर दिया. लेकिन यूएसए को थोड़ा बहुत यूएसए थोड़ा दुख फील कर रहा था. यूएसए को लगा कि चाइना ने इतना कुछ किया है, तो चाइना को उनका अधिकार जो है वो मिलना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए हमें, एंड थिंग्स लाइक दैट. और उस टाइम पर इट वेरी वेल, विश्व युद्ध 2 की बात करें तो पर्ल हार्बर और हिरोशिमा नागासाकी हुआ, तो यूएसए और जापान के रिलेशनशिप काफ़ी बिगड़ गए थे. लेकिन उस टाइम पर यूएसए और चाइना का कोलैबोरेशन जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया. और यूएसए का जो आप कहते हैं वेस्टर्न कोस्ट, राइट, तो वेस्ट कोस्ट जो है तो उसमें बहुत सारे चाइनीज़ लोग कई सालों से रहते हैं. एक बहुत बड़ी चाइनीज़ कम्युनिटी वेस्ट कोस्ट में है. तो ट्रांस पैसिफिक लिंकेज जो है यूएसए और चाइना की, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. इसके बारे में बहुत कम लोगों को हमारे देश में पता है, क्योंकि बहुत कम इसके बारे में लिखा जाता है. जैसे भारत के बहुत सारे लोग जो हैं वो यूएसए में रहते हैं, इसी प्रकार से चाइना के भी बहुत सारे लोग जो हैं वो यूएसए में रहते हैं. और राणा मिटेर जो हैं वो कहते हैं कि चाइना जो है वो तो यूएसए का एक द फॉरगॉटन एलाई है, एक ऐसा दोस्त जिसको यूएसए थोड़ा भूल चुका है. फिर इतिहास में फिर से जाएं तो यूएसए ने चाइना को ये द 4 पुलिसमैन जो हैं उसमें ऐड करवा दिया. और फिर यूके ने सैन फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में. तो इस 1945 की कॉन्फ्रेंस में यूके ने फ्रांस को इसमें ऐड कर दिया, और फिर यह बन गया P5. ये है चाइना का P5 के साथ जुड़ा हुआ इतिहास. और यूएसए ये भी चाहता था कि ये चाइना जो है ये यूएसएसआर के ख़िलाफ़ भी चाइना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर बन सकता है. लेकिन ये कौन सा चाइना था, ये था रिपब्लिक ऑफ चाइना. ये कुमिनतांग जो हैं, अब मैं इनकी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि
ये फिर टॉपिक का अंत नहीं आएगा, लेकिन बहुत ही ब्रीफली अगर बता दूं तो फिर इनको निकाल कर इनको फिर ताइवान फॉर्मोसा जिसको कहते थे आइलैंड, फॉर्मोसा आइलैंड यानी कि ताइवान, तो वहाँ पर चले गए क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने फिर चाइना के ऊपर कंट्रोल कर लिया। तो जो आरओसी था, रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसकी जगह पर आ गया कम्युनिस्ट पार्टी आ गई और मीन्स चाइना जो है वो पूरा कम्युनिस्ट देश बन गया। आरओसी रिटेन्ड द यूएन सीट ऑफ चाइना टिल 1971, लेकिन उनको फिर एक्सपेल कर दिया गया और फिर ये जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो हैं, जो ये कम्युनिस्ट चाइना जो है, इसने पूरा कंट्रोल ले लिया। और 72 में यूएसए के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन जो हैं वो बीजिंग की विजिट में गए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, मीन्स ट्रेड और ये सारी चीज़ों के लेकर दोनों देशों के बीच में बहुत तरक्की हुई और चाइना की भी तरक्की की शुरुआत उसी टाइम से हो गई 1972 के बाद। लेकिन फिर कोविड-19 का ये पेंडेमिक आया, तब चाइना जो है वो ट्रैप में फंसा। अभी तक चाइना जो है वो काफ़ी एक स्पीड से आगे बढ़ रहा था। तो अब दुनिया को चाहिए, भारत को चाहिए कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स आए। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस जो हैं, बताइए ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कौन से हैं? कोई एक है या फिर उससे ज़्यादा कोई है? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा इसके बारे में, लेकिन नए स्टूडेंट्स को अगर नहीं पता है तो मैं चाहता हूँ कि आप 5-10 मिनट्स आज निकालिए और ब्रेटन वुड्स के ऊपर थोड़ी बहुत बेसिक रिसर्च कर लीजिए। ओके, तो इंडिया वॉज इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर। आपको पता है कि 1 जनवरी 2021 से 2 सालों के लिए भारत जो है वो यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर काम करेगा। और ब्रिक्स की समिट जो है वो भारत अगले साल होस्ट करने वाला है। G20 की समिट 2022 में हमारे देश में होने वाली है। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चाइना की कुछ यहाँ पर हार हुई है और भारत की ये सारी जीत और ये सारी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम दुनिया के देशों को, लाइक माइंडेड कंट्रीज़ को एक साथ जोड़े और ग्लोबल कोऑपरेशन को आगे बढ़ाया। क्लाइमेट चेंज के ऊपर, पेंडेमिक के ऊपर, काउंटर टेररिज्म, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम देश को आगे ले, मीन्स दुनिया के देशों के साथ एक साथ उनको मिलाकर हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं और इसी के साथ साथ यूएन में भी रिफॉर्म्स हम कर सकते हैं। और फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी भारत को थोड़ा इंक्रीज करने की आवश्यकता है। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग एज फार एज आर्टिकल्स आर कंसर्न्ड। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स आपकी स्क्रीन के ऊपर है डियर फ्रेंड्स। फॉरेक्स रिजर्व जो है वो $551.505 बिलियन तक पहुंच गया है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि टर्की ने जो नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन की शुरुआत की है, तो इसके ऊपर ग्रीस और साइप्रस ने यूरोपियन यूनियन को ये बताया है कि और ज़्यादा टफ रिस्पॉन्स टर्की को हमें देना होगा। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। कल संडे है तो कल मुलाकात नहीं होगी। नाउ आई विल सी यू ऑन मंडे। डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस का लेक्चर ऑफ कोर्स अभी इन द सेंस कि आज ही आपको कुछ आवर्स में मिल जाएगा। एंजॉय योर स्टडीज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।